नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। सभी भाई आ जाओ फटाफट से। देखिए, मैं राजेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने डिजिटल चैनल टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान में, जिस की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपनी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी को, जीके की तैयारी को काफी मजबूत धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं। मैंने पहली क्लास में आपको कहा था कि यहां से क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज तीसरी क्लास है, क्लास नंबर 3 है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपनी 2 क्लासेज हो गई है दोस्तों। जिसने भी वो दोनों क्लासें नहीं देखी, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इन क्लासेज को ध्यान से कंटिन्यू देखिए, क्योंकि यहां से ऐसे के ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से, पूर्ण रूप से फटाफट से तीव्र एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में जो इनसेप्टिसोल मृदा है दोस्तों, ये मृदा कहां पाई जाती है, इसके ऊपर आज अपना पहला क्वेश्चन है। तो जो इनसेप्टिसोल मृदा है दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला की तलहटी के साथ साथ पाई जाती है। ये मृदा कहां पाई जाती है? ये मृदा पाई जाती है अरावली पर्वतमाला की तलहटी के साथ साथ, अरावली पर्वतमाला की जो तलहटी है उसके साथ साथ ये मृदा पाई जाती है। और ये मृदा कहां पर पाई जाती है? जिन जिलों में ये मृदा पाई जाती है दोस्तों, उन जिलों का नाम है सिरोही। उन जिलों का नाम है दोस्तों सिरोही। सिरोही हो गया, उदयपुर जिला हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली आदि जिलों में यह मृदा पाई जाती है। अतः अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन सही बैठ रहा है दोस्तों, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। अतः जो इनसेप्टिसोल मृदा का जो विस्तार है वो अरावली पर्वतमाला की तलहटी के साथ साथ इन जिलों में पाई जाती है। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है? राजस्थान में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहां पर है? ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दोस्तों 12 जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है लगभग 94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है दोस्तों 94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन है, ईसरदा जो बांध परियोजना है ये किन जिलों में निर्मित किया गया है? राजस्थान की एक परियोजना है जिसका नाम है ईसरदा बांध परियोजना। तो इस परियोजना का जो विस्तार है या ये जो परियोजना है ये किन जिलों से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो परियोजना है ये राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों से संबंधित है। अब देखिए, ईसरदा परियोजना की अगर अपन बात करें तो ये किस नदी पर निर्मित है? ये राजस्थान की बनास नदी पर निर्मित है। बनास नदी पर यह परियोजना निर्मित है और टोंक व सवाई माधोपुर जिलों से यह संबंधित है। बनास नदी पर यह परियोजना निर्मित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यह है कि बनास नदी पर बिसलपुर डैम बना हुआ है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। जब बारिश के दिनों में अधिक बारिश होती है तो बनास नदी पर जो बिसलपुर बांध बना हुआ उसके दरवाजे, उसके गेट खोले जाते हैं। जो अतिरिक्त पानी होता है वो बहकर व्यर्थ चला जाता है। अतः इससे आगे सवाई माधोपुर जिले में एक गांव पड़ता है, सवाई माधोपुर जिले में एक गांव पड़ता है दोस्तों। इस नदी पर सवाई माधोपुर जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है ईसरदा। ईसरदा गांव में इस अतिरिक्त जल के रोकने के लिए, इसको सही उपयोग करने के लिए एक योजना बनाई गई है, एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है ईसरदा बांध। अतः ईसरदा बांध है जो भविष्य में जयपुर, दौसा, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों की सिंचाई सुविधाओं का आनंद लेने के लिए, उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई है और इसका संबंध टोंक व सवाई माधोपुर जिलों से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब किस किस को सुमेलित करवा रहा है, एक तरफ दिए गए हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित देशी राज्य। हरिमोहन जो माथुर हैं इनका संबंध ऑप्शन में दिया गया है करौली से, जो बिल्कुल गलत है। हरिमोहन जो माथुर हैं इनका संबंध है दोस्तों अलवर जिले से, अलवर जिले से इनका संबंध है हरिमोहन माथुर का। बाकी गोपाल लाल यादव का संबंध भरतपुर से बिल्कुल सही है। मथुरा दास माथुर जी का मारवाड़ से और कृष्ण दास पालीवाल का धौलपुर से है। अतः हरिमोहन जो माथुर है ये राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, इनका संबंध अलवर जिले से रहा है। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थलाकृति दी गई है, स्थल की आकृति है, और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति यानी कि वो कौन सी जगह स्थित है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए बाखर क्या है, बाखर राजस्थान में पहाड़ी है, एक जो कहां पर है पूर्वी सिरोही में है। ये भी बिल्कुल सही है। ये नेगेटिव क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बाखर की पहाड़ियां पूर्वी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। उड़िया का जो पठार है ये माउंट आबू में है, ये भी बिल्कुल सही है। लसाड़िया का जो पठार है ये राजसमंद, लसाड़िया का जो पठार है दोस्तों ये राजसमंद में नहीं है, ये उदयपुर जिले में है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अतः अपना राइट आंसर रहेगा लसाड़िया का पठार। राजसमंद बिल्कुल गलत सुमेलित किया हुआ है, जबकि इसका सुमेलित किससे होना चाहिए, इसका मिलान होना चाहिए दोस्तों उदयपुर से। अगला चौथा विकल्प है बोराट का पठार। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य के भाग को, बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए जो बाखर की पहाड़ियां हैं ये पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, स्थानीय भाषा में वहां के लोग इसे क्या कहते हैं, बाखर की पहाड़ी। अतः तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय लोगों द्वारा क्या नाम दिया गया, स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें बाखर नाम दिया गया। उड़िया का पठार राजस्थान में है, वो माउंट आबू में है, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया के पठार की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो उड़िया का पठार है। सबसे ऊंचा जो पठार है वो उड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार कहां पर है, जब ये राजसमंद में नहीं है तो उदयपुर में है। उदयपुर में एक झील है दोस्तों जिसका नाम है जयसमंद झील, जो मीठे पानी की एक झील है। इस जयसमंद झील के आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो भाग है, वहां पर कुछ पहाड़ियां बिल्कुल श्रृंखला में न होकर कटी फटी है। अतः उस क्षेत्र को, उन पहाड़ियों को कहते हैं, उस पठार को कहते हैं लसाड़िया का पठार। तीसरा है, चौथा है अपना बोराट का पठार। बोराट का पठार कहां पर है, बोराट का पठार है राजसमंद जिले में, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य का जो भाग है, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य का जो भाग है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन राजस्थान में जनगणनाओं से संबंधित पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके जो ऑप्शन हैं वो इतने गजब दिए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपको भारत का लिंगानुपात भी पता रहना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको भारत का लिंगानुपात पता नहीं है या फिर राजस्थान का लिंगानुपात पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सही नहीं होने वाला है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, दोबारा से एग्जाम में पूछा जाए। अतः इसको मोस्ट लगा के आप नोटेट कर लीजिए, मोस्ट लगा के आप इसे नोटेट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। देखिए आपको पता होना चाहिए भारत का लिंगानुपात कितना है और फिर राजस्थान का, दोनों में से घटा देंगे ना तब ये बीच का अंतर पूछ रहा है। ये बीच का अंतर पूछ रहा है कि कितना बिंदु कम है, कितना बिंदु ज्यादा है। दोस्तों भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 क्या है, भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि राजस्थान का जो लिंगानुपात है
वो 928 है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, भारत का लिंगानुपात 943 है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर हो गया दोस्तों 15। 15 का अंतराल है। 15 ज्यादा है या कम है? राष्ट्रीय औसत से भारत के लिंगानुपात से तुलना करवा रहा है, भारत के लिंगानुपात से तुलना करवा रहा है। तो 15 बिंदु क्या है? भारत के लिंगानुपात से कम है। भारत का तो 43 है, ये 28 है। अतः अपना राइट आंसर जाएगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति थी ये किस वर्ष घोषित की गई? दोस्तों ये घोषित की गई थी वर्ष 2010 में। फरवरी 2010 में राजस्थान में पर्यावरण नीति की घोषणा की गई। इस नीति की घोषणा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पर्यावरण नीति घोषित की गई थी? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है राजस्थान। पहला राज्य राजस्थान, भारत का पहला राज्य राजस्थान है पर्यावरण नीति घोषित करने वाला। इस पर्यावरण नीति के तहत दोस्तों, इस पर्यावरण नीति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.56% भाग पर 9.56% भाग पर क्या थे? वन थे। 9.56% भाग पर वन थे। जबकि इस नीति के तहत कितना लक्ष्य रखा गया? इस नीति के तहत लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम 20% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। अतः यह नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। फरवरी 2010 में इस नीति की घोषणा की गई या ये नीति घोषित की गई। अगला अपना क्वेश्चन है, अडानी एंटरप्राइज, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का हाइब्रिड पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अडानी कंपनी द्वारा पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड का पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थापित किया गया। यह कब स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया दोस्तों मई 2022 में। मई 2022 में अडानी कंपनी द्वारा तीसरा प्रोजेक्ट लगाया गया। यह तीसरा प्रोजेक्ट लगाया गया था। इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद इस कंपनी की जो उत्पादन क्षमता थी वो हो गई दोस्तों 1440 मेगावाट। 1440 मेगावाट उत्पादित कर रही है। कितनी इकाइयां हैं? टोटल 3 इकाइयां हैं। 3 इकाइयां हैं। जो पहली इकाई लगाई गई थी वो 390 मेगावाट की थी, दूसरी थी 600 मेगावाट की थी, और जो ये तीसरी इकाई लगाई गई थी, ये तीसरी इकाई जो लगाई गई थी ये लगाई गई थी दोस्तों 450 मेगावाट की। अतः तीनों को मिलाकर कितना उत्पादन हो रहा है? 1440 मेगावाट। 1440 मेगावाट उत्पादित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ खनन के क्षेत्र दिए हुए हैं। एक तरफ खनिजों का नाम है, दूसरी तरफ क्या है? खनन की क्षेत्र है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खनिज टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मैग्नीज खनिज काला खूंटा में, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीज काला खूंटा लीलवाणी यहां से उत्पादित होता है, और ये कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। अभी चर्चा करेंगे। तांबड़ा काला गुमान, तांबड़ा बिल्कुल गलत, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तांबड़ा काला गुमान से खनन नहीं किया जाता है। यह खनन किया जाता है एक तो टोंक जिले से और दूसरा अजमेर जिले से। इसकी जो मेन खाने हैं, इनके खनन की जो खाने हैं, टोंक में है, राजमहल में। टोंक में राजमहल में है, अजमेर में है दोस्तों। अजमेर में एक तो सरवाड़ में है और दूसरी जनकपुरा में है। अजमेर में, सरवाड़ और जनकपुरा में, टोंक में, राजमहल में है खनन के क्षेत्र इसके। तीसरा है लोह अयस्क।
लोहा अयस्क के जो खनिजे हैं, जो खनन क्षेत्र हैं, एक मोरिजा में है, एक डाबला में है। मोरिजा दौसा में पड़ता है, मोरिजा दौसा में है, डाबला है जो जयपुर में है। मोरिजा दौसा में, डाबला जयपुर में है। और रोक पासपेट झामर कोटड़ा उदयपुर से है। रोक पासपेट झामर कोटड़ा उदयपुर से उत्पादित किया जाता है। अतः इस प्रकार से मैग्नीज काला खूंट लीलवाणी बांसवाड़ा से, तांबड़ा काला गुमान से नहीं किया जाता, ये किया जाता टोंक राजमहल से, अजमेर सरवाड़ जनकपुरा से। और लो एस्क मोरिजा, मोरिजा दौसा में है। और डाबला जो है वो जयपुर में है। रोक पासपेट झामर कोटड़ा उदयपुर से उत्पादित या खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे विलियम ईडन। ये कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये थे दोस्तों जयपुर के। बर्टन थे वो कोटा के थे, मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। मोक मैसन थे वो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे। और मोरिसन जो हैं वो भरतपुर के रहे। अतः 1857 की क्रांति के दौरान जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर ईडन थे, विलियम ईडन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा एक फेमस जगह है राजस्थान में और ये जैसलमेर जिले में पड़ती है। ये जैसलमेर जिले का एक स्थान है जो फेमस है जैन मंदिरों के लिए, जो फेमस है जैन मंदिरों के लिए। यहाँ पर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। अतः ये जैन समाज के लिए प्रसिद्ध है, अतः जैनियों के लिए लोदरवा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है महणसर क्यों प्रसिद्ध है? महणसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछा जाए, क्योंकि नया क्वेश्चन है, देखने को पहली बार मिला है। महणसर कहीं के लिए प्रसिद्ध है? महणसर दोस्तों एक जगह है, महणसर एक जगह है। ये जगह पड़ती है राजस्थान के झुंझुनू जिले में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में महणसर है। ये कहीं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों सोने की चित्रकारी के लिए। सोने की चित्रकारी के लिए महणसर झुंझुनू का एक कस्बा है जो प्रसिद्ध है। यहाँ की और भी चीजें, और भी जगह प्रसिद्ध है, वो मैं बताने वाला हूं। देखिए मैणसर की शराब प्रसिद्ध है। मैणसर की क्या प्रसिद्ध है? शराब प्रसिद्ध है। यहाँ की जो शराब थी उसमें एलोवेरा, तुलसी आदि आयुर्वेदिक चीजें, आदि प्राकृतिक चीजों का उसमें मिलान किया जाता था, जिसकी वजह से स्वास्थ्य ठीक रहता था। अतः शराब कहाँ की प्रसिद्ध है? शराब महणसर की प्रसिद्ध है। यहाँ का किला प्रसिद्ध है, महणसर का किला प्रसिद्ध है, महणसर का किला प्रसिद्ध है। महणसर में तोलाराम जी का एक कमरा है, वो भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तोलाराम जी का कमरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तोलाराम जी का कमरा महणसर का प्रसिद्ध है। तोलाराम जी का कमरा कहाँ पर है? तोलाराम जी का कमरा महणसर में है। यहाँ पर सोने की एक दुकान है, सोने की एक दुकान है, वो भी प्रसिद्ध है, सोने की दुकान। अतः महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बातारी फुलवारी है ये कितने खंडों में विभक्त है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बातारी खंडवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी ये एक ग्रंथ है, ये एक ग्रंथ है दोस्तों जो किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था विजयदान देथा के द्वारा। विजयदान देथा के द्वारा ये लिखा गया बातारी फुलवारी। इसमें कुल 14 खंड हैं, इसमें कुल 14 खंड हैं, जिसमें से 10वें खंड के लिए, जिसमें से 10वें खंड के लिए
10वें खंड के लिए इन्हें 2011 में 10वें खंड के लिए इन्हें 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम आगे किया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए विजयदान देथा का नाम कब आगे किया गया, नामित किया गया, तो कब किया गया? 2011 में 10वें खंड के लिए। 1974 में विजयदान देथा को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 1974 में राजस्थानी भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया इन्हें? 1974 में राजस्थानी भाषा के लिए विजयदान देथा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो विजयदान देथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। विजयदान देथा का उपनाम, इन्हें राजस्थान में बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर। अतः विजयदान देथा द्वारा लिखित बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है उसमें 14 खंड हैं। 14 खंड है, जिसमें से 10वें खंड के लिए इन्हें 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1974 में इन्हें राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और इन्हें बिज्जी तथा राजस्थान का शेक्सपियर नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुलदेवियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ जाति का नाम दिया गया है। इधर राजस्थान की 4 कुलदेवियां हैं, इधर इनसे संबंधित जाति है। क्वेश्चन मिलवाना चाह रहा है कि इनमें से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो करणी माता है ये किस जाति की कुल देवी है? तो करणी माता चारण जाति की कुल देवी है, अतः 4 से सुमेलित हो जाएगी। करणी माता चारणों की कुल देवी हो गई। सकराय माता है दोस्तों, ये खंडेलवाल जाति की कुल देवी है और आई माता सिरवी जाति की कुल देवी। नारायणी माता दोस्तों नाई जाति की कुल देवी है, अतः पहला चौथे से फिर तीसरा दूसरा अपना राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 4 3 2 1। करणी माता चारणों की कुल देवी है। इसका प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्तों वो कहां पर है? देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। सकराय माता का जो मंदिर है दोस्तों उदयपुर वाटी में स्थित है। उदयपुर वाटी सिक्कर में करणी सकराय माता का मंदिर है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी। नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी। नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में है। बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में है। अतः इस प्रकार से ये राजस्थान की लोक देवियां और इनसे संबंधित जाति हुई। श्रीधर अंधारे का किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार अवश्य पूछा जाएगा। श्रीधर अंधारे का किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है? जो श्रीधर अंधारे हैं इन्होंने देवगढ़ शैली पे काम किया। इन्होंने देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया। इन्होंने क्या किया कि 1660 ईस्वी में शासक था जिसका नाम था द्वारकादास। 1660 ईस्वी में द्वारकादास जी द्वारा द्वारकादास चुंडावत के काल में इन्होंने क्या किया, इस शैली पे खूब काम किया और इन्होंने इस शैली को चावंड शैली से पृथक किया। पहले ये चावंड शैली में गिनी जाती थी, तो इन्होंने चावंड शैली से इसको क्या किया, चावंड शैली से पृथक किया और इस पर खूब काम किया। अतः इस शैली को बहुत ही विकास किया और इसको प्रकाश में लेकर आए। इस शैली में मारवाड़, मेवाड़ व ढूंढाड़
तीनों का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ तीनों का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। और इस शैली की जो प्रसिद्ध चित्र है वो है दोस्तों, इस शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है अजारा की ओवरी। एक चित्र का नाम है अजारा की ओवरी, अजारा की ओवरी। दूसरा है दोस्तों मोती महल, अजारा की ओवरी और मोती महल। इसके दो प्रसिद्ध चित्र हैं, अजारा की ओवरी, मोती महल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन है कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा हटुंडी आश्रम की स्थापना की गई। हरिभाऊ उपाध्याय का जो जन्म है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था बोरासा, बोरासा गांव है। ये गांव कहां पर है? ये गांव है दोस्तों ग्वालियर में। बोरासा गांव ग्वालियर, ग्वालियर पड़ता है एमपी में, जहां पर इनका जन्म हुआ। बोरासा गांव में इनका जन्म हुआ और 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में ये राजस्थान अजमेर आए। 1926 में ये कहां पर आए? ये अजमेर आए। 1926 में अजमेर आए। 1926 में अजमेर आए और इन्होंने यहां पर हटुंडी में गांधी आश्रम की क्या की? हटुंडी में गांधी आश्रम की इन्होंने दोस्तों स्थापना की तथा यहां से इस गांधी आश्रम से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था त्याग भूमि। त्याग भूमि नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म बोरासा गांव ग्वालियर में हुआ था और 1926 में ये पहली बार अजमेर आए, यहाँ पर आश्रम की स्थापना की और त्याग भूमि नाम की मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी यहाँ से हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी है जो सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सतपुड़ा श्रृंखला है इसका भाग निम्न में से कौन सी पहाड़ी नहीं है? जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये भारत के मध्य भाग की पहाड़ी है, भारत के मध्य भाग में स्थित पहाड़ी है, मध्य भाग की पहाड़ी है। और बारनेर इसका हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही, बारनेर इसका हिस्सा नहीं है। मेकाल इसमें है, राजपीपला है, माध्यवती नो इसी की पहाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों वो सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक तो पाई जाती है दोस्तों बांसवाड़ा में। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की अगर बात करूं तो सबसे जो कम है वो पाई जाती है राजस्थान के बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, सर्वाधिक जनजाति बांसवाड़ा में है। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे नया कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान का सबसे नया कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे पहले तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 10 है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, नया कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया है दोस्तों अपना अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, यह सबसे नया है और यही सबसे क्या है, यही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पूछ ले तो भी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सबसे नया पूछे तो भी यही है। बात करूं इस अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इस अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बीकानेर में है। अनुसंधान इस केंद्र का मुख्यालय बीकानेर में है और कुल 10 भागों में बांटा गया है।
अगर मैं बात करूं कि राजस्थान का जो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है कृषि वाला, वो कौन सा है, तो वो है आर्द्र दक्षिणी, आर्द्र दक्षिणी मैदान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना कहां पे लगा। सबको पता है पहला कारखाना लाखरी बूंदी में लगा। लाखरी कहां पर है, लाखेरी बूंदी में पहला कारखाना लगा, जिसकी स्थापना 1915 में की गई। इसकी स्थापना 1915 में की गई, लाखेरी बूंदी में की गई। किस कंपनी द्वारा की गई, तो उस कंपनी का नाम था क्लिक निक्सन कंपनी। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना लगा। और इसमें काम कब से शुरू हुआ, उत्पादन हुआ 1917 से। उत्पादन 1917 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। वो ऑप्शन में 4 वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, एक अपने गुणों के आधार पर तीन से अलग है, उसको आपको अलग करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो शहनाई है, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, शहनाई फूंक से बजाई जाती है। सबसे पहले तो मैं अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले वाद्य यंत्रों को देख लेते हैं। वाद्य यंत्र 4 श्रेणी के होते हैं, एक तत्व, एक धन्य, एक सुशिर और चौथा है दोस्तों अवनद। चौथा जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है अवनद। तत् जो तार से बजकर आवाज निकालते हैं, जैसे सारंगी हो गई, जंतर हो गया, ये सब तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। घन वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये धातु से बने होते हैं। जो धातु के बने होते हैं वो घन वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे चिमटा हो गया, मजीरा हो गया, खड़ताल हो गई, ये सब कौन से घन वाद्य यंत्र। सुशिर की मैं बात करूं, जो वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाए जाते हैं, जैसे पुंगी, अलगोजा आदि कौन से हो गए, सुशिर। अवनद जो चमड़े के बने होते हैं, जो चमड़े के बने होते हैं उन वाद्य यंत्रों को अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब आप इसमें से छटनी कीजिए, शहनाई फूंक देकर बजाई जाती है, सुशिर वाद्य हो गया। खड़ताल है जो क्या है, एक धातु का बना होता है, अतः ये कौन सा हो गया, ये घन वाद्य हो गया। मशक है जो फूंक देकर बजाई जाती है, अतः ये भी सुशिर हो गया, ये भी सुशिर और अलगोजा भी सुशिर। ये तीनों सशिर वाद्य यंत्र हैं, जबकि खड़ताल कौन सा है, घन वाद्य यंत्र है। अपना उत्तर रहेगा खड़ताल। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कौन से जो जिले हैं जिनमें 100 से भी कम प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम क्या है यहाँ का जनघनत्व है। तो ये सब आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे कम जनघनत्व अपने जैसलमेर जिले का है। सबसे ज्यादा कौन से का है, सबसे ज्यादा है जयपुर जिले का। अतः अपन ऑप्शन में देखें तो सबसे कम यानी कि वो जिले 3 जिनका जनघनत्व 100 से भी कम है। तो एक तो हो गया जैसलमेर, एक हो गया बाड़मेर, एक हो गया बीकानेर। जैसलमेर का जो है दोस्तों ये 17 व्यक्ति है। इसके बाद बीकानेर की बात करूं, बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर का 78 है और बीकानेर का है दोस्तों ये 92 है। अतः अपना राइट आंसर रहेगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इनका जनघनत्व दोस्तों 100 से भी कम है, इनका जनघनत्व दोस्तों 100 से भी कम है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं दोस्तों वो है जयपुर, भरतपुर और दौसा। जयपुर, भरतपुर और दौसा का जनघनत्व सर्वाधिक है। जयपुर का 595 है, इसका 503 है और इसका 476 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है। कमर पे जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोइतू कहा जाता है। कच्छाबू एक वस्त्र है, ये किनका है, भील महिलाओं का है, भील स्त्रियों का है। पोत्या ये सिर पे बांधा जाता है। पायजामा
ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है, पायजामा होता है ना, उसे जामा कहते हैं। जबकि खोइतू क्या है? खोइतू कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है, ये दूसरा स्थान है दोस्तों। पहला स्थान है गुजरात का, पहला स्थान गुजरात का है, सर्वाधिक मूंगफली गुजरात में उत्पादित होती है, और दूसरा नंबर आता है अपने राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है, स्मारक है, उसका पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, इस पे डाक टिकट जारी हुआ। 1 रुपए का डाक टिकट इस पे जारी किया गया, लेकिन ये कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था 1949 में। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 1 रुपए का डाक टिकट किस पे जारी किया गया? विजय स्तंभ पे जारी किया गया। अब बात करेंगे अपन मेवाड़ के और डाक टिकटों के बारे में। मेवाड़ में और डाक टिकट जारी किए गए दोस्तों। एक 1952 में, 1 अक्टूबर 1952 में भी डाक टिकट जारी किया गया। अक्टूबर 1952 में मीराबाई के जीवन पर, मीराबाई के जीवन पर 2 आने का डाक टिकट जारी किया गया। 2 आने का डाक टिकट जारी किया गया। 1999 में एक डाक टिकट और जारी किया गया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर भी एक डाक टिकट जारी किया गया, और ये डाक टिकट कितने रुपए का जारी किया गया था? ये जारी किया गया था दोस्तों 2 रुपए का। अतः इस तरह से विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। मीराबाई के जीवन पर 1952 में 2 आने का डाक टिकट, और 1999 में महाराणा प्रताप के ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी का मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इन दोनों मंदिरों का जो संप्रदाय है दोस्तों, वो है गौड़ीय संप्रदाय। ये दोनों मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। इन मंदिरों में भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं, और युगल स्वरूप इनकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर का आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर से कुल कितने जिलों को लाभ मिल रहा है। तो इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 10 जिलों को लाभ मिल रहा है। अब वो 10 जिलों के आपको नाम होने चाहिए पता, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक तो आ गया श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों हनुमानगढ़, दूसरा हो गया हनुमानगढ़। तीसरा हो गया बीकानेर, तीसरा हो गया बीकानेर। चौथा हो गया बाड़मेर, चौथा हो गया बाड़मेर। पांचवा जिला जैसलमेर, पांचवा जिला जैसलमेर। छठा हो गया जोधपुर। ये तो हो गए पश्चिमी राजस्थान के 6 जिले। अब शेखावाटी के 3 जिले सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और एक नागौर। अतः इस तरह से 10 जिलों को लाभान्वित कर रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब आप उत्तर की तरफ बढ़िए। नागौर इसमें शामिल है, सिक्कर शामिल है, जोधपुर शामिल है, पाली इसमें शामिल नहीं है। तो अपना उत्तर रहेगा पाली जिला। अगला क्वेश्चन है 2011 की गणना, जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? निम्न में से राजस्थान का वो जिला चूज कीजिए जिसका ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है। तो ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों वो है अपने धौलपुर जिले का। धौलपुर का 845 है, धौलपुर का 845 है। जबकि सर्वाधिक की बात अगर पूछ ली जाए तो सर्वाधिक है डूंगरपुर जिले का। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान में डूंगरपुर जिले का है 994 लिंगानुपात है डूंगरपुर जिले का। जबकि धौलपुर का कितना है 845 है। और राजस्थान का तो आपको पता है ही, इसका 928 लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बीथड़ी या बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? जो बीथड़ी और बीथड़ी है ये राजस्थान के जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में स्थित है। फलोदी तहसील में यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान की पवन ऊर्जा परियोजना है। कौन सी पवन ऊर्जा है?
ये तीसरे नंबर की पवन ऊर्जा परियोजना है, जबकि पहली परियोजना अमरासागर जैसलमेर में है। अमरासर या अमरासागर जैसलमेर में स्थापित की गई है। अमरासागर जैसलमेर में राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा योजना स्थापित की गई थी। बात करूं अगर मैं राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं वो है जैसलमेर। अतः जैसलमेर को पवनों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को पवनों की नगरी, नोट कर लीजिए, पवनों की नगरी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? वो कहा जाता है जैसलमेर जिले को। आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जोधपुर का जो महामंदिर है वो उपासना स्थल है, तो वो कौन से संप्रदाय का है? जोधपुर का जो महामंदिर है दोस्तों नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है, या नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। और यहाँ पर है दोस्तों जो भगवान शिव का मंदिर है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी है, आप उन क्लासों को भी देखिए। उन क्लासों में भी हमने अच्छे क्वेश्चनों पे चर्चा की थी, वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अतः टोटल अपनी 3 क्लासें हो चुकी है, तीनों क्लासों को देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकर आ रहा हूं और अच्छे क्वेश्चन, तो तैयार रहिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।